एक चीज़ कॉमन थी ना 30 देशों में, ट्रैफिक जाम। ऐसा फील आया, मुंबई भाषा में कहते हैं कुछ तो लोचा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग मुझे सोलर के नाम से जानते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूँ सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम है सोलर एनर्जी का उपयोग मत करें। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका नाम एनर्जी स्वराज के साथ सिनोनिम है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी की, फाउंडर ऑफ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, और लोग इन्हें सोलर गांधी के नाम से भी जानते हैं। सर ने यह प्रण लिया है कि वो 11 सालों तक अपने घर नहीं जाएंगे, अपनी इस सोलर पावर्ड बस से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। सब लोग इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, ग्लोबल। तो सोलर टेक्नोलॉजी पर्यावरण का सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉफिट का तरीका है। तो ब्लाइंड यूज ऑफ सोलर भी सॉल्यूशन नहीं है, थी सर्वत्र वर्जित और मनुष्य की फितरत है तो अति भी। इस समय हम सारे मनुष्य लोग मिलके 1.8 धरती के बराबर रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। 1.8 और धरती एक है। तो कैसे होता है? डिप्लीशन, पॉल्यूशन, ओवर कंजम्पशन। भारत में कहता ना, जितनी चादर हो उतनी फेर फैलाना चाहिए। आपको होता है ब्रश करना बहुत खतरनाक काम, टूथब्रश मैन्युफैक्चर करना, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर, सब पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट, ये सब मतलब कार्बन एमिशन किया। 25% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन इज बिकॉज ऑफ फूड। पता है, खाना इतना खतरनाक है। अब 2 डिग्री क्रॉस होने के लिए 20 से 25 साल, मतलब 2045 से 2050 होते होते क्लाइमेट इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो 2070 तक नेट जीरो करके क्या करोगे? 9.9% लोगों को लगता है बेल कभी तो दूध देगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो। जिस सोच ने, जिस बुद्धि ने जिस समस्या को खड़ा किया है, उसी सोच से, उसी बुद्धि से उसको हल नहीं कर सकते। हाँ, वेलकम टू द क्लाइमेट और टीवी पॉडकास्ट। मैं हूं दीपल राज जैन, मैनेजर क्लाइमेट चेंज। मैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी की सर्विसेज पे काम करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे बहुत सारा सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट, बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी की बातें जुड़ी हुई हैं। उस टॉपिक का नाम है एनर्जी ट्रांजिशन। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका नाम एनर्जी स्वराज के साथ सिनोनिम है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी की, फाउंडर ऑफ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, और लोग इन्हें सोलर गांधी के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर सोलंकी एक इनोवेटर, एक क्लाइमेट फाइटर और एक पाथफाइंडर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सस्टेनेबिलिटी के लिए समर्पित कर दिया है। डॉक्टर सोलंकी एक क्लाइमेट लीडर, इनोवेटर और एक पाथफाइंडर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ क्लाइमेट चेंज के लिए डेडिकेट कर दी है थ्रू लाइफस्टाइल चेंज एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस। डॉक्टर सोलंकी आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर थे, लेकिन इस साल 2025 में उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से रिजाइन कर दिया और उन्होंने अपना पैशन, अपना पूरा डायरेक्शन फोकस किया क्लाइमेट करेक्शन के लिए। पिछले 5 सालों से सर अपनी सोलर पावर्ड बस से देश भर की यात्रा कर रहे हैं और यह यात्रा आने वाले 11 सालों तक चालू रहेगी। मेरा मतलब है, सर ने यह प्रण लिया है कि वो 11 सालों तक अपने घर नहीं जाएंगे, अपनी इस सोलर पावर्ड बस से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस यात्रा को ही उन्होंने नाम दिया है एनर्जी स्वराज यात्रा। इस यात्रा के माध्यम से डॉक्टर सोलंकी ने 70,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर ली है, 1650 से ज्यादा लोगों के सामने अपने व्याख्यान दिए हैं और 4,10,000 से ज्यादा लोगों से उन्होंने सीधे वार्तालाप किया है, सीधे बातचीत की है। डॉक्टर साहब ने लोगों को एनर्जी लिटरेट करते हुए इंस्पायर किया है रिड्यूस्ड कंजम्पशन के लिए और फाइनाइट मूवमेंट के लिए। फाइनाइट मूवमेंट से मेरा मतलब है फाइनाइट लिविंग की तरफ, अपने रिसोर्सेज को, अपने कंजम्पशन को सीमित करना। उनके इस मिशन से ही 2025 में जन्म हुआ फाइनाइट अर्थ मूवमेंट। और इस मूवमेंट में सर ने एक टारगेट सेट किया, एक गोल सेट किया कि वो कम से कम 1 बिलियन लोगों तक क्लाइमेट एक्शन की अपनी बात को पहुंचाएंगे। सर का एक सिंपल सा मैसेज है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं लेकिन इन्वायरमेंट नहीं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं लेकिन नेचर नहीं।
सर थैंक यू सो मच हमारे क्लाइमेटो के पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। बट आपसे मिलके या आपकी एक्टिविटीज़ को देख के बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि ये चेतन सिंह सोलंकी जी या आपका ये पूरा इनिशिएटिव या ये स्वराज यात्रा क्या है? वेल सिंपल सी है, क्लाइमेट तो चेंज हो नहीं रहा है बल्कि हो चुका है, बिल्कुल। और हो नहीं चुका है, एक्सेलरेट हो रहा है। हाँ। और ये सबने किया है, ये कुछ लोगों ने नहीं किया ऐसा नहीं, हाँ। ये सब ने किया है। और सब लोगों को कैसे समझाएं कि हम सब उसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। तो जब मैंने ये देखा, और मैं 2019 में एक वर्ल्ड टूर पर था, मैंने करीब 30 कंट्रीज का यात्रा किया, जी। और उसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप सभी थे। अच्छा, सारे कॉन्टिनेंट्स तक आप सारे कॉन्टिनेंट में थे, और मैंने देखा वहाँ पे जब यात्रा खत्म हुई तो एक चीज कॉमन थी, 30 देशों में ट्रैफिक जाम। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि एक कंट्री प्लानिंग गलत कर सकती है, 2 कर सकती है, 10 कर सकती, 30 की 30 गलत प्लानिंग, Yes. हर जगह ट्रैफिक जाम कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो कुछ तो बड़े लेवल का गड़बड़ है दुनिया में, ऐसा फील आया। मुंबई भाषा में कहते हैं कुछ तो लोचा है, बड़ा वाला लोचा है दुनिया में, ऐसा कैसे हो सकता है? युगांडा जो कि इतना गरीब देश, वहां पे कैसे ट्रैफिक जाम, और पेरिस में भी, और वाशिंगटन में भी, और मुंबई में सारे भी। डेवलप्ड हैं जबकि ये तो तो वहां से मैंने सोचना चालू किया कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये किसी की प्रायोरिटी नहीं है। सब लोग इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो मुझे लगा कि सबसे पहले, चूंकि मैं एनर्जी का प्रोफेसर हूँ, तो मुझे समझना है कि कैसे हर तरह का एनर्जी के उपयोग से कार्बन एमिशन होता है, और हर व्यक्ति करता है। हाँ। और यदि हर व्यक्ति को इस विषय में जोड़ना है, और एक मन में विचार आया उस समय कि यदि महात्मा गांधी होते इस समय, तो इस समस्या को कैसे हल करते हैं। ओके। तो एक तो उनका तरीका था फास्टिंग करने का, जो मेरे से होता नहीं है। बिल्कुल, उपवास। उपवास तो नहीं होता मेरे पे। तो फिर यात्रा का विचार आया कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो आईआईटी बॉम्बे में रह के कुछ बच्चों को पढ़ाने के बजाय हाँ। करोड़ों लोगों को पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सब क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार है। तो उसके हिसाब से फिर ये यात्रा का आइडिया आया। बिल्कुल सर। और यात्रा भी, चूंकि ये प्रॉब्लम तो पूरे वर्ल्ड की है, हाँ। तो 1-2 साल यात्रा से नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर मुझे लगा कि कम से कम 10 साल तो इसमें समय देना चाहिए। और चूंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको पार्ट और पार्सल में ठीक नहीं किया जा सकता कि होली पे घर चले गए, संडे का ब्रेक ले लिया। तो इसको नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली इस पे काम करने की जरूरत है। 24/7 और 365 अपना साइकिल चलना चाहिए। इसलिए फिर मैंने एक प्लेज लिया कि मैं 11 साल घर नहीं जाऊंगा, अच्छा। और बिना घर जाए हर दिन इस पे काम करूंगा। तो जो मेरी यात्रा है, हाँ। वो पिछले 5 साल से मैं घर नहीं गया हूं, और ओके। लगातार ट्रेवल चल रहा है, और अभी आधी यात्रा बाकी है। सही है। सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला अभी, आईआईटी बॉम्बे। हम्म। आप वहां तक कैसे पहुंचे, या वो जर्नी आपकी कैसे हुई है शुरू? वहां तक आपने कैसे अचीव किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है लोगों के लिए, उस तक पहुंच पाना। वेल वैसे तो मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। मैं जब अपने गांव का एड्रेस बताता हूं, तो मुझे कहना पड़ता है मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झिरनिया तहसील के इगरिया पोस्ट के नेमित गांव से। तो वाह सर। छोटा सा गांव है, पर मैं जब प्राइमरी स्कूल में था, तो मेरे प्राइमरी स्कूल में एक ही कमरा था, अच्छा। और उस एक कमरे में 5 क्लासें बैठती थी। तो आधी की लाइन पहले की, फिर आधी की लाइन दूसरी की, और एक ही टीचर पांचों को पढ़ाते थे। तो मैं लकी रहा, मुझे चौथी से फादर ने इंदौर पढ़ने भेज दिया। मैं इंदौर में मेरी पढ़ाई हुई, अच्छा। मल्हार आश्रम में पढ़ा, फिर यहाँ से जीएसआईटीएस में इंजीनियरिंग की। ओके। और उसी समय ऐसे लगने लगा था कि मैं कोई विशेष तो नहीं हूँ, मुझे पिताजी ने भेज दिया इसलिए मैं पढ़ पाया, बाकी लोगों को भेजते, बाकी को मौका मिलेगा तो वो भी पढ़ लेते। बिल्कुल। तो कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। फिर बाद में एमटेक आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम्म। बहुत अच्छी जॉब मिली। और मैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के लिए काम करता था। बट अंदर से कुछ ठीक नहीं लगा कि मैं तो गांव से यहाँ आके पढ़ के आ गया, मेरे गांव तो वहीं कमाई रह गया, और मेरी टेक्नोलॉजी गांव को कब काम आएगी। सही बात। तो फिर वहाँ से मैंने वो नौकरी छोड़ के, किसी ने आइडिया दिया कि सोलर में काम करना चाहिए, तो सोलर में पीएचडी करने गया यूरोप में। ओके। यूरोप में जब गया तो डर लगा कि ऐसा ना हो कि यूरोप में अटक जाए, क्योंकि जब उस समय जाता था 99 में, तो वापस आना मुश्किल है। हाँ। तो फिर मैंने संकल्प लिया कि नहीं, इंडिया जाना ही है, क्योंकि सोलर इसलिए करना है क्योंकि इंडिया में उपयोग करना है, अपने देश तो मैं लौट के अपने देश आऊंगा। को करना है। तो फिर मैं उल्टी गिनती करता था। अच्छा। मैंने दिन फिक्स करके रखा था कब जाना है।
ओके। तो मैं दिन गिनता था कि अभी 1112 दिन बचे हैं, फिर 1111 दिन बचे हैं, फिर 1110, रोज मेरी डायरी से लिखा रहता था। मतलब आप 4 साल के लिए काउंटिंग नीचे करते जा रहे थे कि 4 साल कब खत्म हुआ, कब मतलब एक मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ फिक्स किया था कि 2004 में 5 साल लगते हैं पीएचडी में, तो हो जाएगी, मैं हो चले जाए। अच्छी हुआ कि इत्तेफाक से मेरा बर्थडे 21 मई को आता है। जी। तो 2004 में मेरा मई में थीसिस खत्म हुआ, मुझे डिग्री मिली, मैंने सामान वामान पैक किया और 20 मई की फ्लाइट पकड़ी और 21 मई की सुबह भारत में लैंड हुआ हाँ। और 21 मई को ही मैं आईआईटी बॉम्बे में जॉब ज्वाइन किया। ओके। इस तरह से मैं आईआईटी आईआईटी बॉम्बे तक आप पहुंचे। सर आपने भी बताया आप कॉर्पोरेट्स में भी आप काम कर चुके हैं पोस्ट स्टडीज, तो क्या है कॉर्पोरेट्स का इस और विजन की सस्टेनेबिलिटी या इस रिगार्डिंग, या कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस माइंडसेट है? अपने सही आपने खुद ही आंसर दे दिया कि सिर्फ प्रॉफिट। माइंडसेट। क्या होता है कि और ये सिर्फ कारपोरेट की प्रॉब्लम नहीं, ये पॉलिसी, गवर्नमेंट, समाज की थिंकिंग ही ऐसी होती है कि हर चीज को वो ग्रोथ में जोड़ लेते हैं। तो सोलर टेक्नोलॉजी पर्यावरण का सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉफिट का तरीका है। ओके। तो सोलर एनर्जी, इसलिए आज जिस तरह से सोलर यूज हो रहा है उस तरीके से हम सोलर करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। हम्म। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग मुझे सोलर के नाम से जानते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूँ सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम है सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो। वो लोगों को आश्चर्य लगता है, क्या आप कैसे बोल रहे हैं? मैं भी नहीं समझ पा आपने ये तो ऐसे हो रहा है। इसलिए ऐसा ऐसा है कि सोलर पैनल भगवान के यहाँ से नहीं आते। हाँ। कोई ना। और मैंने ये देखिए, तो मैं समझता हूँ कैसे बनते हैं। सिलिकॉन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर 1480 डिग्री होता है, ओके। 3 बार सिलिकॉन मेल्ट करते हैं तब तो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल बनता है। अच्छा। फिर उसमें सोलर सेल बनाएंगे, फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए ग्लास चाहिए तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर उसमें एल्यूमिनियम की फ्रेम लगती है, फिर मॉड्यूल को खड़ा करने के लिए आयरन बनाना है तो आयरन माइनिंग करना पड़ेगी, फिर पावर निकालने के लिए कॉपर केबल चाहिए तो कॉपर बनाना पड़ेगा, फिर पावर को प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर चाहिए तो इन्वर्टर बनाना पड़ेगा, और यदि स्टोर करना पड़ा तो बैटरी बनाना पड़ेगी। ये सब करने के लिए यू हैव टू माइन, मतलब जमीन खोदना पड़ेगा ना, हाँ। केमिकल यूज करना करने पड़ेगा, पड़ेंगे। एनर्जी यूज कर, इसका साइड इफेक्ट होगा, कम होगा पर जीरो तो नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो ब्लाइंड यूज ऑफ सोलर भी सॉल्यूशन नहीं है। और भारत में तो कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित। हाँ। तो हम जहां भी अति करेंगे गड़बड़ होगा, और मनुष्य की फितरत है वो तो अति में ही चलता है, उसको लिमिट करना तो पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। बट फिर ये पूरा विजन ही क्या है, क्यों आपको लोग सोलर मैन या सोलर गांधी कहते हैं? वेल बट मैं जब एक तो मैं सोलर में काम करने में सब कुछ छोड़ के सोलर में करना गया, क्योंकि मुझे लगा कि सोलर से गांव को फायदा होगा, इसको फायदा होगा, हाँ। उसको फायदा होगा। तो जब मैं इंडिया आया तो मैंने देखा एक तो सोलर में पढ़ाने के लिए किताबें नहीं है। अच्छा। तो हम शुरू में फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ाते थे जो कि 2-2 हज़ार डॉलर में मिलती थी, तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। हाँ। तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, तो सोलर पे किताबें लिखना चालू की और अलग अलग लेवल की लिखी। तो एक टेक्नीशियन लेवल की, एक इंट्रोडक्टरी लेवल के, एक इंजीनियरिंग लेवल के, एक साइंटिफिक लेवल के, तो बहुत सारी किताबें लिखी। तो हम्म। अभी सभी लोग जो भारत में सोलर पढ़ता मेरी किताबें पढ़ता है। अच्छा। फिर जब मैं पीएचडी कर रहा था, बड़ा रिसर्च सेंटर था और यहाँ मैंने देखा एक दो दो चार लोग काम करते रहते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। तो हमने एक नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टिक रिसर्च एंड एजुकेशन स्टेब्लिश किया। जी। फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने ऑनलाइन कोर्सेज डिज़ाइन किए, वीडियो कोर्सेज डिज़ाइन किए, सिंपल से लेबोरेटरीज डिज़ाइन की जो लोग उसमें एक्सपेरिमेंट कर सके। पॉलिसीज़ में बात करना चालू किया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। 2008-9 तक मैं ये मेरे को क्लियर हो गया कि ये जो मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा रहा हूँ हम्म। वो मेरे गांव का तो फिर भी काम का नहीं है। अच्छा। तो फिर क्या किया जाए, तो उस समय केरोसिन लैंप से लोग पढ़ाई करते थे गांव में। मैंने भी देखा है वो। तो और उस समय सब्सिडी भारत देश में होती थी करीब 20,000 करोड़, 17,000 करोड़ केरोसिन की सब्सिडी। तो मैंने कैलकुलेशन किया जब बैकअप द एनवेलप कि इतने पैसे में तो हर घर में 4-4 सोलर लैंप दिए जा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं होता। तो हमने उसको, मैंने एक पहली मेरी सबैटिकल छुट्टी ली और मैं गांव में रहने लगा कि कैसे लोकलाइज किया जाए सोलर सॉल्यूशन को, हम्म। लोकल लोग बनाएं, लोकल लोग रिपेयर करें, लोकल लोग मेंटेन करें, लोकल जॉब क्रिएट हो। तो ये अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और रिपेयरेबिलिटी, ये जो प्रॉब्लम है ये इसको सॉल्व करते हैं। वो चालू किया। फिर मैंने एक स्कूल बनाया मेरे गांव के पास, मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो एक स्कूल बनाया है जो शहरों जैसी शिक्षा दे। वो स्कूल सोलर पे ऐसे आर्किटेक्चर से डिजाइन किया है। वहाँ पे 2010 से आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं है, 14 एकड़ का कैंपस, ओहो। पूरा आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है। हम्म।
तो मेरे ख्याल से ये सब करने के कारण फिर लोग जानने लगे और सोलर मैन बोलने लगे। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सोलर एनर्जी का पहला उपयोग का पहला नियम है सोलर मत करो, पर करो तो उसका दूसरा नियम भी है। हाँ पहला तो ये मत करो। हाँ अच्छा, फिर करना ही है हाँ। तो फिर मिनिमाइज करो, ओके अवॉइड करो। क्योंकि दिन में यदि डे लाइट से काम चल रहा है तो सोलर से करने का मतलब नहीं है, क्योंकि सोलर का अपना कॉस्ट है, एनवायरमेंटल कॉस्ट। मिनिमाइज करो तो एफिशिएंट लाइट करो, एफिशिएंट फैन करो, एफिशिएंट अप्लायंस करो। तो पहले अवॉइड करने में आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 1/3 कम हो जाएगी, मिनिमाइज करने में और 1/3 कम हो जाएगी, तो बची 1/3। जब सिर्फ 1/3 जनरेट करोगे आप सोलर को लोकल, तब जाके आप सोलर का सही उपयोग कर रहे हो। तो AMG, अवॉइड मिनिमाइज जनरेट। वो जो AMG नियम का पालन नहीं करते उनको बोलना पड़ता है OMG, ओ माय गॉड, सोलर कितना महंगा है, ऐसा कैसे नहीं है, पॉलिसी नहीं है, फलाना नहीं है। बिल्कुल सही। दुनिया के सारे बहाने याद आ जाते हैं उनको। सही है सर। एक सवाल है मेरा, एनर्जी इंडिपेंडेंस और एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपस में? वेल, पहले तो हम ये समझे कि पूरा दुनिया एनर्जी का खेल है, हमारा जीवन भी एनर्जी का खेल है। बिल्कुल। और ये हम खेल गलत खेलते हैं, मतलब गलत ऊर्जा के द्वारा खेलते हैं। अच्छा। तो वर्ल्ड में इस समय 80 to 85% एनर्जी कार्बन से आती है, कोल, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, फॉसिल फ्यूल। फोसल फ्यूल से आती है। और उसका कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट बिल्कुल चेंज सही। होगा। तो हमने क्या किया, मनुष्य का जीवन 80 to 85% कार्बन पे चलता है। तो पर मनुष्य जीवन अस्तित्व सोलर के कारण है, पर हम वो अस्तित्व से हटके वो 85% कार्बन पे चले गए। तो हमें वापस सोलर पे आना पड़ेगा 100%, यदि धरती पर बने रहना है तो। है ना, आप समझ गए सर। यदि धरती पर मनुष्य जीवन के अस्तित्व को बचा के रखना है तो आपको 100% सोलर ऊर्जा पे आना पड़ेगा। पर कैसे आना पड़ेगा? अवॉइड मिनिमाइज जनरेट वाला फॉर्मूला करके। और जब जनरेट लोकल करना पड़े, सोलर एनर्जी का ऐसा नहीं कि आप 1000 किलोमीटर दूर 2000 मेगावाट का प्लांट लगाओ, फिर वापस वो ट्रांसमिशन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो। सोलर एनर्जी का वो कैरेक्टर नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ हाथी और हिरण। तो हाथी का काम हाथी को दो, हिरण का हिरण को दो। हाथी क्या कर सकता है? हेवी काम कर सकता है, हिरण फ्लेक्सिबल होता है। सही। तो कोल पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट अलग दिखना चाहिए। हाँ, क्योंकि सोलर तो सब दूर है। सब दूर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सोलर छोटे रूप में, क्योंकि हर छत पे सोलर उपलब्ध है, हाँ। हर सनलाइट उपलब्ध है, तो आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, लोकलाइज करना पड़ेगा। और कैसे? ये जो हम नेट जीरो करते हैं वैसे नहीं। क्या होता है जब नेट जीरो करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं लोग नेट जीरो करके, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी कर दी आज, विदाउट रियलाइजिंग कि मैंने नेट जीरो किया। तो क्या किया मैंने, अपने छत पे सोलर लगा लिया, हाँ। नेट कनेक्शन कर लिया, और बिना ये होश किए कि एक्चुअली मेरा पैनल जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, धूल जमी है कि नहीं जमी है, कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, ये तो पता ही नहीं है। एफिशिएंसी मैंने ऐसे लोग, नॉलेज कुछ भी नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके यहाँ सोलर लगा था, हाँ। और बता रहे थे हमने 3 साल से सोलर लगा रखा है। वो जो इन्वर्टर का एक स्विच होता है जो वो स्विच तक नहीं चालू होता, उसको सिर्फ गलत फहमी थी कि सोलर पे चल रहा है। ओहो। तो अच्छा, ये पहली प्रॉब्लम है कि उनको ये नहीं पता। दूसरी प्रॉब्लम है कि जब आपका सनसेट हो जाएगा तो उस समय पावर कहाँ से आएगी? तो सरकार की ग्रिड से आएगी। तो ग्रिड में कहाँ से आएगी? रात में कहाँ से आएगी? तो कोयला जला के आएगी। हाँ। तो अल्टीमेटली आप कोयला जलाने के जिम्मेदार हो। फिर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ट्रांसमिशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ये सब जिम्मेदार हो। सरकार आपको बिजली देगी तो सरकार को पूरा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो आप आत्मनिर्भर नहीं हुए। असली आत्मनिर्भरता वो है कि हम अपनी जरूरतों को कम करें, अवॉइड करें, मिनिमाइज करें, और अपने छत पे लोकल जनरेट करें। वो जाके एनर्जी इंडिपेंडेंस होगा। और भारत में गायत्री परिवार में कहते हैं, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो मेरा देश इंडिपेंडेंट होगा। वरना भारत का एनर्जी एक्सपेंडिचर 18 लाख करोड़ रुपए, जी सर। जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज का 50% है। ओहो। मतलब आपकी सैलरी का एक कंपोनेंट ऐसा हो जो एक ही काम में चला जाए, 50% एक काम है। तो भारत की कमाई का 50% सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट में जाता है। तो भारत आत्मनिर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप एनर्जी को रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे, कम करेंगे, एफिशिएंट करेंगे, लोकली करेंगे, तब जाके आप एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होंगे और एनर्जी इंडिपेंडेंट भी होंगे। सर, अभी जो आपने एक फिगर बताया कि इंडिया अपना 50% एनर्जी और एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज में ही एक्सपेंडिचर कर देता है, तो एनर्जी ट्रांजिशन
या उसका सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं? किस चीज में आपको लगता है कि वो करने से शायद कुछ सुधार आए? वेल आई मीन अगेन बिकॉज हम लोग ये एनर्जी के खेल को समझते नहीं है। हाँ बस हमें पता है बटन दबाना है तो इसे चालू होता है, हाँ बटन दबाना तो लाइट चालू होता है। पर उसी बटन दबाने से कोयला भी जलता है, हाँ, क्योंकि कोयला कोयला धरती को बनाने में कितने साल लगते हैं? करोड़ों साल। करोड़ों साल। और पावर प्लांट में जलाने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। और हम ऐसा मिसयूज करते हैं और यूज करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम एनर्जी ट्रांजिशन करना है तो ये जो मिसयूज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हम इम्पोर्टेड है उसको तो केयरफुली यूज यूज करेंगे ना। करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारा 85% क्रूड ऑयल इम्पोर्टेड है, 20-30% कोल इम्पोर्टेड, कोल इम्पोर्टेड है। 50-60% गैस इम्पोर्टेड है। तो जो इम्पोर्टेड उसको तो आप ठीक से उपयोग करेंगे। तो एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं कि आप ये कर रहे थे अभी सोलर कर लो, हाँ, अभी विंड कर लो। दैट इज नॉट एनर्जी ट्रांजिशन। मतलब दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड, बट आई थिंक दैट इज रॉन्ग। जब तक आप एनर्जी को ठीक से यूज ना करोगे, अवॉइड ना करोगे, मिनिमाइज नहीं करोगे और लोकली जनरेट नहीं करोगे, तब तक आपका एनर्जी ट्रांजिशन विल बी अ गुड मैथमेटिकली, इट विल बी गुड मॉडल। ये बहुत अच्छा लगेगा थिंक टैंक्स को सब करने में, बट रियल अल्टीमेटली एट बॉटम पे आपका वही प्रिंसिपल AMG, अवॉइड, मिनिमाइज और जनरेट, वो तो यहाँ पे भी अप्लाई करना अपना है। हमेशा वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है वो। वो यूनिवर्सल है। क्योंकि आप अधिकतर लोग क्या करें, ट्रांजिशन कर रहे हैं सोलर की तरफ, हाँ, बट कंजम्पशन कम नहीं कर रहे, कंजम्पशन और बढ़ रहा है। तो इतना सब सोलर होने के बावजूद भी भारत के एनर्जी टोटल एनर्जी कंजम्पशन में सोलर का कंट्रीब्यूशन कितना है पता है? सर 20-30% होगा 3%, 3.5%, 4%। जितना हमारा एनर्जी डिमांड है। टोटल एनर्जी भारत में जितनी कंज्यूम होती है उसका सोलर 3, 3.5, 4% ही है, इतना सब कुछ होने के बाद में। तो आप तो ओवरऑल पाई को बड़ा करते जा रहे हो, बड़ा करते जा रहे हो, सोलर भी बड़ा करते हैं, तो ट्रांजिशन कहाँ हो रहा सही बात है? इट स्टिल रिमेन्स अब डिमांड बढ़ती जा रही है तो सप्लाई शॉर्ट हो ही रही है हमेशा। हमेशा रहेगा। आप कर अच्छा, हमको खुश मन में अच्छा लगता है कि हाँ सोलर बढ़ रहा है, विंड बढ़ रहा है, ये हो रहा है। मैं भी ये PM कुसुम भी है और PM सूर्यघर भी योजना है, तो ये मुझे लगता था कि ये शायद ग्राउंड पर कुछ तो मदद करती होंगी, पता नहीं है मन क्या। को बहलाने के लिए ख्याल अच्छे हैं। हमारा कंट्री का जो नेट जीरो टारगेट स्टेब्लिश हुआ है, गवर्नमेंट सेटअप किया 2070, उसके अचीवमेंट को लेकर के आपके मूवमेंट का अलाइनमेंट कैसे आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट कब उसको सीरियसली देखेगी आपके मूवमेंट को, और कब उसको अपने 2070 वाले विजन में एक्यूमुलेट करेगी? ये ना, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है ये 2070। वो टारगेट ही गड़बड़ है उसका। मैं आपको सीधा बताता, एंड ये प्रश्न जरूर डिस्कस करना चाहिए। क्या क्लाइमेट चेंज एक इरिवर्सिबल प्रोसेस? हाँ, ठीक है, उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं। दो नंबर है इंपॉर्टेंट, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबल होना स्टार्ट होगा और 2 डिग्री होते होते पूरा इरिवर्सिबल हो जाएगा। 2 डिग्री के बाद क्या होगा? 2 डिग्री के बाद पूरे मनुष्य प्रजाति 8.3 बिलियन लोग कुछ ना करे और सिर्फ लंगोट पहन के जिए तो भी क्लाइमेट को रिवर्स नहीं कर सकती। इसका तो यही मतलब होता हाँ, है ना? बिल्कुल। तो जो भी करना है 2 डिग्री के पहले करना है। अब 2 डिग्री कब क्रॉस होने वाला है? कितना समय बाकी है? 500 साल है, 200 साल है, 100 साल है, 50 साल है? 50 ही साल लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल नहीं। फिर 1.5 डिग्री क्रॉस होने के लिए परमानेंटली, अभी तो पिछले साल कुछ महीने क्रॉस हो गया था, 1.5 डिग्री परमानेंटली क्रॉस होने के लिए 4 से 5 साल, 3, 4 या 5 साल। अच्छा, और 2 डिग्री के लिए 20 से 25 साल। मतलब 2045 से 2050 होते होते ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद पूरा क्लाइमेट इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो 2070 तक नेट जीरो करके क्या करोगे? हाँ, ये इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। इट इज यूजलेस, इट हैज एब्सोल्युटली नो मीनिंग। बट आई थिंक कुछ 10-12 हजार कॉन्फ्रेंस तो नेट जीरो पे हो गई होगी भारत में। सर अभी परसों ही COP30 भी कंक्लूड हुआ है बिना किसी कंक्लूजन के। वो तो होना ही नहीं हुआ, मैंने लिखा था कि जो 29 से नहीं हुआ तो 30 में क्या होगा। कुछ भी नहीं हुआ उनसे। तो इतनी बड़ी गलत फहमी, आप कैन यू बिलीव इट? एवरीबडी नेट जीरो, नेट जीरो। व्हाट डू आई डू विद नेट जीरो? जब 2 डिग्री क्रॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे उसका नेट जीरो को? शायद मुझे लगता है कि 99% लोग ये सोच भी नहीं पाते होंगे सर। मैं भी ऐसा ही बोलता था, किसी ने मुझे करेक्ट किया, 99.9%। हाँ, 99.99% लोग नहीं सोचते हैं। एब्सोल्यूट। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग एनर्जी क्या है यही नहीं समझते। कौन नहीं समझता? थिंक टैंक्स, पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को सस्टेनेबिलिटी के एक्सपर्ट मानते हैं, वो जो अपने आप को क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट मानते हैं, उनको भी नहीं पता है
यू आर ऑल ब्लाइंडली डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कुछ हेल्प कर दी है सर पावर को, मतलब जैसा एएमजी है तो अवॉइड करने में या फिर नीचे कुछ रिड्यूस करने में टेक्नोलॉजी आपको लगा है कि लास्ट टू लास्ट ईयर्स में कुछ चेंजेस आया है? मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप ही जवाब दे देना। जी बिल्कुल पिछले 30-40 सालों में टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है, हम चांद पे जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मार्स पे जा रहे हैं, हाँ एआई आ गया, हाँ सोलर बहुत एडवांस हो गया हाँ ना, ग्रीन हाइड्रोजन आ गया। आ गया। प्रॉब्लम 30-40 सालों में बढ़ी है कि घटी है? बड़ी है। तो आप समझ लीजिए कोरिलेशन। टेक्नोलॉजी इसमें कुछ मदद नहीं कर रही, बल्कि उल्टा कर रही है। उल्टा कर रही। हाँ, मैं एक फैक्ट अभी कुछ दिन पहले मुझे जानकारी में आया कि एआई बेस्ड डेटा सेंटर्स का पावर कंजम्पशन एक्सट्रीम है। एआई तो अभी आया है, हाँ पर टेक्नोलॉजी बाकी सब तो चल रहा है। चलती आ रही है हमेशा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैंसर का इलाज आप पैरासीटामोल लेके नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी ग्रोथ, पॉलिसी मेकिंग, ये सब पैरासीटामोल है, इससे क्लाइमेट चेंज ठीक होने वाला नहीं है। हाँ, बट 99.9% लोगों को लगता है यही सॉल्यूशन है ना। 99.9% का टेक्नोलॉजी है ना। मैं हमेशा अभी मजाक में मैंने उदाहरण दिया, 99.9% लोगों को लगता है बेल कभी तो दूध देगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा सर कभी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या होता है ना, कभी जब चीजों को बड़े रूप में समझ लो तो चीजें क्लियर दिखती है। वेरी फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन है ना, उन्होंने कहा था दैट, उनका बहुत फेमस कोट है, दैट वेरी सेम कॉन्शियसनेस दैट has created the problem cannot be used to solve the same problem। जिस सोच ने, जिस बुद्धि ने जिस समस्या को खड़ा किया है, उसी सोच से, उसी बुद्धि से उसको हल नहीं कर सकते। हाँ तो किसने खड़ा किया है? ये एयर पॉल्यूशन क्यों हुआ है, वाटर पॉल्यूशन क्यों हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई है? हमारी इच्छा नहीं कि ज़्यादा फास्ट चलना चाहिए, ज़्यादा कंफर्ट होना चाहिए, ज़्यादा तेजी से ट्रेवल करना चाहिए, ज़्यादा बड़ी गाड़ी होना चाहिए, है ना। और हम सॉल्व कैसे करना चाहते हैं? और ज़्यादा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और ज़्यादा सोलर होना चाहिए, और ज़्यादा ईवी होना चाहिए। नहीं होगा। लेट अस अंडरस्टैंड, वो दुनिया को ये समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से ये सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से नहीं कर सकते। और ये पैरासीटामोल, और आप पेड़ लगाना पैरासीटामोल है, प्लास्टिक को बचाना पैरासीटामोल है, पॉलिसी बनाना, टेक्नोलॉजी ग्रो करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ये सब पैरासीटामोल। ये हमको लगता है कि कुछ होगा, बट पिछला 30-40 साल का अनुभव ये बताता है, आप भले ही साइंटिस्ट ना हो, पढ़े लिखे ना हो, पर कोई भी आदमी ये थोड़ा कनेक्शन करेगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सब बढ़ रहा है। पॉलिसी में कहाँ कमी है? पेरिस एग्रीमेंट, बिल्कुल कॉप मीटिंग होती है। टेक्नोलॉजी में कहाँ कमी है? सोलर इतना एडवांस हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पेड़ लगा रही, पर प्रॉब्लम और तेजी से बढ़ रही तेजी है। से बढ़ रही। तो ये सॉल्यूशन है नहीं, ये समझना पड़ेगा। तो आज की कॉन्वर्सेशन हम यही पॉज करते हैं। आज हमने एनर्जी ट्रांजिशन को सिर्फ एक पॉलिसी या टेक्नोलॉजी के एंगल से नहीं, बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से समझा। डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी जी ने एक क्लियर बात रखी, क्लाइमेट चेंज फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रेजेंट रियलिटी है। इसका सॉल्यूशन किसी एक गवर्नमेंट, किसी एक कंपनी या किसी एक टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि हम कितने सोलर लगाएंगे, असली सवाल ये है कि हम कंज्यूम कम कितना करेंगे। अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। पार्ट 2 में हम इस थिंकिंग को और डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी डेली चॉइसेस को जरूर सोचिएगा, क्योंकि क्लाइमेट करेक्शन हमसे ही शुरू होता है। पार्ट 2 में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।